नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं चाइना, ईरान और रशिया के एक पूरा जो पावर ब्लॉक बनकर के दुनिया के सामने आया है, जहां पर ये तीनों कंट्रीज एक दूसरे की हेल्प करती हैं और किस तरीके से ये तीनों कंट्रीज यूएसए को टारगेट करती हैं और उसको काउंटर करती हैं पूरी दुनिया के अंदर। वो एक बहुत अच्छी चीज है समझने वाली। अब देखो, यूएसए की हेजीमनी हमेशा से नहीं रही है। आप सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब यूएसए ने बॉम्ब का इस्तेमाल किया जापान के ऊपर, उसके बाद और पूरा कोल्ड वॉर के बाद यूएसए एक ऐसी पावर बनकर के पूरी दुनिया के सामने आया जिसको चैलेंज करना बहुत मुश्किल था। यूएसए की कंप्लीट हेजेमनी थी पूरी दुनिया के ऊपर। जिसको चाहता था उस पे सैंक्शंस लगा सकता था। जिस कंट्री में इंटरवीन करना चाहा यूएसए ने इंटरवीन किया, चाहे वो अफगानिस्तान हुआ, चाहे वो सीरिया हुआ, चाहे वो इराक हुआ, चाहे वो लिबिया हुआ। किसी भी कंट्री में, सारी कंट्रीज में यूएसए ने खुले आम इंटरवेंशन किया। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखोगे तो रशिया, ईरान और चाइना ने मिलकर के जिस तरीके से अपने अपने एरिया में काउंटर किया यूएसए को, और यूएसए के कुछ गलत डिसीजंस को जिस तरीके से अपॉर्चुनिटी की तरफ बना करके उसको यूज किया है, वो बहुत अच्छी समझने वाली चीज है। तो आज इस वीडियो में हम समझने क्या वाले हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे ये कि किस तरीके से चाइना, ईरान और रशिया एक दूसरे की हेल्प करते हैं और अपने अपने रीजन में किस तरीके से वो यूएसए को एनकाउंटर करते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है दी आईएसएफ टीम की तरफ से, दैट दी आईएसएफ टीम हैज लॉन्च्ड इस अचीवर्स बैच, और इस अचीवर्स बैच के अंदर में आपको 60% तक का स्कॉलरशिप मिलेगा। और जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे, आप इस बैच को ज्वाइन करके मेरे से डायरेक्ट मेंटरशिप ले सकते हो। और आपको अगर ये बैच ज्वाइन करना है या इस बैच के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हो आप, तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर के अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। जीआई सब टीम आपको रीच आउट कर लेगी। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। एंड सबसे पहले समझते हैं कि देखो, रशिया, चाइना और ईरान, इन तीनों कंट्रीज में ना हमेशा से अच्छे रिलेशंस नहीं थे। देखो, ईरान और रशिया की अगर हम बात करें तो काउकस रीजन, काउकस बेसिकली क्या है? काउकस ये माउंटेन्स है, यहाँ पे जो आप रशिया के अंदर देख रहे हो ना, ये काउकस माउंटेन्स है। और ये ग्रीन वाला जो रीजन आप देख रहे हो, इसी को काउकस रीजन कहते हैं बेसिकली। और अब इस ग्रीन रीजन को, ये यहाँ से आप देखो, ये ग्रीन रीजन जो है पूरा किसके? ब्लैक सी और दूसरी साइड कैस्पियन सी के बीच में है। और यहाँ पर नीचे इस पूरे रीजन को जो एनसर्कल कौन करता है? ऊपर से रशिया, साइड से टर्की और इधर से ईरान। अब इस काउकस रीजन को लेकर के हिस्टोरिकली रशिया और ईरान के बहुत सारे डिस्प्यूट्स थे, काफी सारे। मतलब इतने डिस्प्यूट्स थे कि कई बार तो बात आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट तक की भी आ गई। काउकस रीजन में जिसका भी दबदबा होगा उसके पास दो तरफ एक्सेस होगा, एक ब्लैक सी में, एक कैस्पियन सी में। प्लस बहुत इंपॉर्टेंट जो है ऑयल फील्ड्स, बाकू के, और ये सब वहां पर मौजूद है। इस वजह से इस क्षेत्र में जिसका भी दबदबा होगा वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री होगी। तो उसको लेकर के ईरान और रशिया में हिस्टोरिकल टाइम में, मतलब पुराने जमाने में, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स थे। ठीक उसी तरीके से अगर आप देखोगे रशिया और चाइना में भी डिस्प्यूट से, मैंने आपको बताया था कि व्लादिवोस्टोक ये वाला जो एरिया था, ये पूरा मंचूरिया का प्रोविंस था। और मंचूरिया के प्रोविंस को लेकर के भी रशिया और चाइना में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट थे पुराने समय में। और इतने डिस्प्यूट थे कि 2 बार आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं इनके। फिर जो उसे रिवर निकलती है, जो यहाँ से रिवर निकलती है, उसको लेकर के भी काफी ज्यादा डिस्प्यूट्स हैं, बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं। रशिया मानता है कि जो रिवर का उस साइड वाला रीजन है, वहां से बाउंड्री शुरू होती है रशिया की। चाइना मानता है कि नहीं, रिवर के जो इस साइड वाला जो आइलैंड्स है, ये सारे चाइना के हैं। तो उसको लेकर के एक डिस्प्यूट है रशिया और चाइना के बीच में, जो कि बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। बट बाद में जब रशिया जो है वो टूट जाता है 1991 में, आप सबको पता है कि रशिया का विघटन हो जाता है, यानी कि डिसइंटीग्रेशन होता है। 1991 में डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया जो है वो काफी वीक हो जाता है। एंड उस समय तक चाइना जो है वो ग्लोबल पावर बनकर के सामने नहीं आया था। ईरान तो काफी वीक था उस टाइम पर। तो उस समय यूएसए की कंप्लीट हेजेमनी थी। अब धीरे धीरे क्या होता है कि सबसे पहले इन कंट्रीज को, क्योंकि देखो यूएसए ना अपने अपने रीजन में, हर रीजन में, जिस रीजन में भी रहा है, वो इन कंट्रीज को काउंटर करता है। अब अगर आप गौर से, अब देखो यूएसए की हेजेमनी से ना, अब ये तीनों कंट्रीज कैसे अपने अपने दम पे, अपने अपनी जगह पर परेशान थी। कैसे परेशान थी? देखो, रशिया तो परेशान इस वजह से था कि नेटो का ना जो प्रेजेंस है, वो ये वाला रीजन जो है पूरा, जो आपको मैंने और बहुत बार दिखाया हुआ है अपने वीडियोस में, कि ये वाला जो पूरा वेस्टर्न फ्लैंक है रशिया का, इस वाले रीजन में नेटो जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव होने लगा था। कंट्रीज जो है उसकी मेंबर्स बनने लगी थी। और आपको पता होगा कि यूक्रेन वाला जो पूरा इशू हुआ, वो भी उसी की वजह से हुआ, क्योंकि जो नेटो की बाउंड्री है वो धीरे धीरे रशिया की तरफ बढ़ते जा रही थी। तो रशिया यूएस के और बेसिकली नेटो के प्रेजेंस से बहुत ज्यादा परेशान था। प्लस उसके साथ साथ अगर आप चाइना को देखोगे तो चाइना का जो पूरा साउथ चाइना सी है, वहां पर बहुत बड़ी पैसिफिक फ्लीट जो है यूएस की वहां पर स्टेशनड है। और उसकी वजह से भी ताइवान का क्लेम, और फिलीपींस में यूएस प्रेजेंट है दोनों जगह पर। तो वहां पर यूएसए के प्रेजेंस से चाइना को बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक उसी तरीके से ईरान को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यूएस जो है वो सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करता है। अब सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करता है, मैंने ऑलरेडी सऊदी अरेबिया और ईरान की वीडियो में कई बार बताया कि 2 पावर ब्लॉक्स हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, एक ईरान है, एक सऊदी अरेबिया है। ईरान को सऊदी अरेबिया बिल्कुल जो है वो शिया सुन्नी, और ये सारे बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं उनके आपस में। तो ईरान को यूएसए का जो सऊदी अरेबिया को सपोर्ट है वो पसंद नहीं, इसलिए ईरान और यूएसए की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है अपने अपने रीजन्स पे। तो मिडिल ईस्ट में भी यूएसए की वजह से ईरान परेशान, चाइना परेशान, रशिया परेशान, तीनों कंट्रीज। अब इन तीनों कंट्रीज ने क्या किया? इन तीनों कंट्रीज ने एक साथ स्ट्रेटेजी बना करके वर्क करना शुरू किया। अब आप समझो कैसे कैसे इनके रिलेशंस आपस में डेवलप हुए। सबसे पहले देखो, रशिया और चाइना सेम एजेंडा पे आए। देखो, ये कंट्रीज, इन दोनों कंट्रीज में बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट हैं ऑलरेडी, मैं आपको दिखा दिया मैंने आपको। लेकिन फिर इनको समझ आता है कि अगर आपको एनिमी आपकी कॉमन है, तो आपको एक साथ आ जाना चाहिए इस एनिमी को टैकल करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया? 2001 में इन्होंने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की। फ्रेंडशिप ट्रीटी बेसिकली क्या है?
फ्रेंडशिप ट्रीटी सिंपल ये कहती है कि आप जो है हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, मतलब रशिया चाइना के इंटरनल अफेयर्स में नहीं करेगा, चाइना जो है रशिया के इंटरनल अफेयर्स में नहीं करेगा, और कंट्रीज को अपने अपने डायरेक्शन चूज करने की इजाजत होगी। इसीलिए आप कई बार देखते होंगे कि यूएन में रशिया के खिलाफ कभी चाइना ने वोट किया था एक टाइम पर। यूक्रेन वाले कॉन्फ्लिक्ट में तो रशिया के सपोर्ट में किया था, बट कई बार यूएन में चाइना ने रशिया के अगेंस्ट भी किया हुआ है वोट, ठीक है, बहुत सारी चीजों को लेकर के। फिर आप एग्जिस्टिंग ग्लोबल ऑर्डर में अपोज कर सकते हो एक दूसरे को, उसमें भी कोई इशू नहीं है। ह्यूमन राइट्स की कोई बात नहीं होगी, ठीक है, मतलब आपकी कंट्री में ह्यूमन राइट्स का बहुत बुरा हाल है, जो यूएस करता है और फिर इंटरवीन करता है कि नहीं ह्यूमन राइट्स का बहुत बुरा हाल है आपकी कंट्री में, अफगानिस्तान में, तो हम वहां पर जाएंगे। और फिर उसके साथ साथ रिजेक्टिंग रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी रूल ऑफ लॉ की कोई बात नहीं होगी आपस में। अब देखो दोनों कंट्रीज, चाइना को उठाओ या रशिया को उठाओ, अब इन दोनों कंट्रीज रशिया और चाइना ने क्या किया, 2001 में इन्होंने एक फ्रेंडलीनेस की ट्रीटी साइन की। फ्रेंडलीनेस की ट्रीटी में बहुत सारे पॉइंट्स थे, मेजर पॉइंट्स, मेजर ये पॉइंट्स थे कि आप हमारे इंटरनल अफेयर्स में कोई दोनों कंट्रीज, रशिया चाइना में नहीं करेगा, चाइना रशिया में नहीं करेगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं करोगे, डेमोक्रेसी और इस पे चैलेंज नहीं करोगे, ये सारी ऐसी ऐसी ट्रीटी इन्होंने एक दूसरे के साथ साइन की। और ये पहला स्टेप था जब रशिया और चाइना ने अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाने की कदम उठाया था 2001 में। और उसके बाद देखो, अब आप समझो दोनों क्या है, दोनों कंट्रीज अथॉरिटेरियन रिजीम थी। बेसिकली क्या है, वहां पर जो लीडर है वो उनके टॉप मोस्ट लीडर है, और सेकंड लाइन थर्ड लाइन लीडरशिप कुछ है नहीं। तो वहां पर जिस तरीके से जो लॉज वो इंप्लीमेंट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत आसान है अथॉरिटेरियन रिजीम्स के लिए। तो इसलिए इनकी ट्रीटी, किस कंट्री से इनको दोस्ती रखनी है, किस कंट्री से, क्योंकि वहां पर अपोजिशन इज नथिंग, ठीक है। तो इसलिए यूएस से जो इनका अपोजिशन करने के लिए दोनों दुश्मन कंट्रीज भी एक लिए साथ आ गई और कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं हुई, जबकि टेरिटोरियल डिस्प्यूट था। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि ये तीनों कंट्रीज अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं। नाउ 2001 की ये फ्रेंडशिप के बाद, फ्रेंडशिप ट्रीटी के बाद इन लोगों ने क्या किया कि एससीओ यानी कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम सुना होगा आपने, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक इसी 2001 के बाद इन्होंने सेटअप किया। और इसमें जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज थी जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, इनको ज्वाइन कराया और अपना एक पावर ब्लॉक बनाना शुरू कर दिया एशिया के अंदर में, रशिया ने और चाइना ने मिलकर के। बाद में इसमें इन्होंने इंडिया को भी जोड़ा, पाकिस्तान को भी जोड़ा और इसके अंदर ईरान को भी जोड़ लिया। अब ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, चाइना, ये सब ने मिलकर के जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, बेसिकली ये अपना एक इस पूरे यूरेशिया के अंदर में अपना एक डोमिनेंस बनाना चाह रही थी ये सारी कंट्रीज ऐसे मिलकर के, क्योंकि सारी बड़ी कंट्रीज हैं आप देखोगे ये। तो अब अगर आप गौर से देखोगे तो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला जो एजेंडा तो ये था कि इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी, मैरीटाइम एक्सरसाइजेस के लिए इन्होंने बनाया था इसको। बट इसके पीछे इनका बहुत एम्बिशियस प्लान था इन सारी कंट्रीज का। बेसिकली क्या था, ये ईरान, पाकिस्तान, पूरा सेंट्रल एशिया, रशिया, चाइना और इंडिया, ऐसे करके ये पूरा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चाहते थे। अगर आप मैप से देखोगे तो इस तरीके से सारी कंट्रीज को जोड़ के ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाते, और फिर वहां से जो सबसे बड़ी चाइना की जो दिक्कत थी क्या, साउथ चाइना सी से होके इनको जाना पड़ता था, तो वहां पर यूएस की पैसिफिक फ्लीट पड़ी हुई थी, उससे दिक्कत थी। और फिर आगे चल करके तो ये वाला ना इनको रास्ता फॉलो नहीं करना पड़ता, इनके लिए ट्रेड बहुत ईजी हो जाता आपस की कंट्रीज में। ये एक पाइपलाइन सेटअप करने वाले थे ऐसा पूरा, तो बहुत एम्बिशियस प्लान थे। बट वो तो इंडिया के रिलेशन खराब हो गए चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा डिटोरिएट हो गए रिलेशंस, इस वजह से ये शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये एम्बिशियस प्लान नहीं कंप्लीट हो पाया, इंप्लीमेंट नहीं कर पाए ये लोग उसको। लेकिन इनका एजेंडा बहुत अच्छा था इस चीज से। आगे क्या होता है, फिर इन्होंने रशिया और चाइना ने एक स्टेप और आगे लिया अपने रिलेशनशिप के लिए। और रशिया के पास क्या है, रशिया के पास नेचुरल रिसोर्स है, रशिया के पास ऑयल है, मैंने पहले भी आपको बताया था। और चाइना के पास नेचुरल रिसोर्सेस और ऑयल बिल्कुल भी नहीं है, बंजर है चाइना। और चाइना को चाहिए, चाइना एक इंडस्ट्रियल कंट्री है, वहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है बहुत बड़े मार्केट में, लेबर भी उनके पास प्रेजेंट है। लेकिन इंडस्ट्रीज आखिर चलेंगी किस पे, ऑयल एंड गैस पे। ऑयल एंड गैस के लिए रशिया से उन्होंने दोस्ती करी। रशिया ने 2 पाइपलाइन सेटअप किए जिसको आप कहते हो पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइंस। ये पावर ऑफ साइबेरिया गैस पाइपलाइंस बेसिकली आप देखोगे बिल्कुल रशिया से बीच से होते हुए मंगोलिया होते हुए चाइना में जाती हैं। एक ये अभी बन रही है, दूसरी बन चुकी है। 2019 में पहली बार जो है ऑयल एंड गैस जो है रशिया ने चाइना को देना स्टार्ट भी कर दिया है। और जब से रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, असली दोस्ती तो चाइना ने रशिया से तब निभाई जब 2022 में यूक्रेन पर अटैक किया रशिया ने। और तब चाइना ने जो है 2022 में जो ऑयल रशिया जो यूरोप में भेजता था, जो ऑयल रशिया यूरोप में भेजता था, वो पूरा डेफिसिट क्रिएट हो गया। अब रशिया के पास मार्केट नहीं था बेचने के लिए, तो चाइना ने अपने जो इंपोर्ट्स थे वो बढ़ा दिए और रशिया से बहुत बड़े अमाउंट में ऑयल एंड गैस लेने लगा, इसी पाइपलाइन के थ्रू लेने लगा। और कम रेट पे तो ले रहा था और कम रेट पे तो मिल ही रहा था चाइना को, वो तो सैंक्शन लग गया था रशिया के ऊपर। लेकिन रशिया की जो इकोनॉमी है वो इसके वजह से डेड नहीं हुई, चलती रही। और चाइना में बहुत, अब रशिया के आप डिपेंडेंस देखोगे चाइना के ऊपर, इसीलिए बहुत ज्यादा है इसकी वजह से, क्योंकि चाइना एक लौता मार्केट है उसका रशिया का जब यूरोप गया है तो। और दूसरा मार्केट है इंडिया। तो इन दोनों कंट्रीज ने, इंडिया और चाइना ने मिलकर के रशिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया 2022 में यूक्रेन के, जब यूक्रेन का इन्वेजन किया रशिया ने उसके बाद। तो इसलिए रशिया की जो फ्रेंडशिप है अब एट प्रेजेंट चाइना से और ज्यादा बढ़ गई है, डिपेंडेंस भी रशिया की बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए चाइना और रशिया की जो है डेस्परेट फ्रेंडशिप है एक तरीके से। नाउ अब ये सारे तो रशिया के इंटरेस्ट थे इसमें,
रशिया की हेल्प करी, बट चाइना का भी बहुत अपना एम्बिशियस प्लान है। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके तहत चाइना बेसिक सिंपल है, चाइना को रशिया से क्या चाहिए? चाइना चाहता है रशिया जा करके जो उसके लिए जो पूरा यूरोप का जो रूट खुलेगा ना, सिंपल एजेंडा है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से रशिया से अच्छे रिलेशंस बनाए रखने के लिए, ताकि उसका जो यूरोप वाला रूट है वो हमेशा ओपन रहे चाइना के लिए, और वहां से वो जो कॉरिडोर पूरा डेवलप कर रहा है चाइना, उसमें कोई रुकावट ना आए। इसीलिए वो इतने ह्यूज अमाउंट्स रशिया में इन्वेस्ट कर रहा है कैपिटल के तौर पर, जबकि रशिया की इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में है आज की डेट में, तब भी वो इन्वेस्ट किए जा रहा है। बिकॉज चाइना बेसिकली ये चाहता है कि बस एक बार बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूरा कंप्लीट हो जाए, जो कि अभी शायद 40-45% ही हो पाया है। तो वो जैसे ही पूरा कंप्लीट होगा, पूरा यूरोप का कॉरिडोर खुल जाएगा, और तब जाकर के रशिया, चाइना, ये सब इतने बड़े पावर्स बनकर के दुनिया के सामने आएंगे जिनको कोई भी टैकल नहीं कर पाएगा। तो अगर आप ईरान की बात करते हो, तो ईरान और रशिया के बीच में भी रिलेशन शुरू में अच्छे नहीं थे। मैंने आपको बताया काउकस रीजन को लेकर के काफी ज्यादा डिस्प्यूट्स है दोनों कंट्रीज के बीच में। अब देखो, चाइना और रशिया के बीच में $100 बिलियन का टोटल ट्रेड आज की डेट में होता है, ठीक। और $100 बिलियन के हिसाब से देखो तो रशिया और ईरान का जो ट्रेड है वो $20 बिलियन का होता है। लेकिन अब देखो, चाइना एक ना बहुत बड़ा कंट्री है और वहां पे पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, वहां पर मतलब आप समझ लो ऑयल एंड गैस कंज्यूमिंग कंट्रीज में आता है चाइना, सबसे बड़ी कंज्यूमिंग कंट्रीज में आता है। तो इसलिए चाइना का 100 बिलियन के हिसाब से अगर आप इसको कंपेयर मत करो, बट ईरान छोटी कंट्री है, कम है पॉपुलेशन, बट फिर भी $20 बिलियन की जो हेल्प है ये हुई थी। ये जो ट्रेड शुरू हुआ था ये हुआ था 2014 में, और 2014 के टाइम पर रशिया ने ये ट्रेड क्यों किया था ईरान के साथ, उसको पीछे समझना। रशिया ने क्राइमिया के रीजन पर कब्जा किया। क्राइमिया के रीजन पर जब रशिया ने कब्जा किया तो ईरान ने रशिया की हेल्प करी। एक तो यूएन में भी चाइना और ईरान दोनों मानते हैं कि क्राइमिया जो है वो रशिया का पार्ट है। और उसके बाद पूरी वर्ल्ड ऑर्डर में भी अगर आप देखोगे, पूरा मिडिल ईस्ट में भी आप देखोगे, ईरान ने हमेशा रशिया की हेल्प करी। क्राइमिया वाली टेरिटरी को वो मानता है कि ये रशिया का ही पार्ट है। और यूएस और बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज इस बात से, जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दी थी, तब ईरान ने रशिया की हेल्प की। और ये जो ट्रीटी साइन हुई, ये 2014 में साइन हुई, जिसको कहते हैं द ऑयल एंड फॉर गुड्स डील। अब ये क्या है? ऑयल के बदले में गुड्स का डील था। गुड्स में बेसिकली देखो, ये ट्रीटी ना बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल ट्रीटी थी। ऐसा कहा जा रहा था कि इस ट्रीटी से रशिया बेसिकली क्या कर रहा है, रशिया ऑयल तो ले रहा है ईरान से, बट ईरान को उसके बदले में जो गुड्स दे रहा है, वो गुड्स में क्या कर रहा है वो, कि वो बहुत बड़े अमाउंट में गन्स जो है मैन्युफैक्चर करके दे रहा है ईरान को। और वो गन्स कौन सी थी? वो थी AK-47। और उन गन्स को ईरान जो है वो अपनी जिन कंट्रीज में लड़ाई लड़ रहा है, जो रिबेल ग्रुप्स खड़े किए ईरान ने, जैसे इराक में खड़ा किया है, सीरिया में खड़ा किया है, यमन में खड़ा किया है, तो इन रिबेल ग्रुप्स को जो फ्यूल करता है फंड और गन्स, वो ईरान जो है वो रशिया से लेता है। ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई थी इस पूरे डील के ऊपर। यूएसए ऐसा क्लेम करता है। हालांकि रशिया और ईरान ने इसको मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कोई नहीं है, कोई गन फंस नहीं ले रहे हम रशिया से। ईरान ने इसको पूरा नकार दिया सिरे से। लेकिन ये डील जो है पहला स्टेप था, जहां पर क्राइमिया वाले मामले में हेल्प किया ईरान ने रशिया को, और उसके बदले में रशिया ने ये डील साइन की, $20 बिलियन का ट्रेड किया। तो ये $20 बिलियन के ट्रेड की वजह से ईरान को की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिला, और इसकी वजह से ईरान जो है थोड़ा सा सस्टेन कर पाया, क्योंकि ईरान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब थी 2014-15, मतलब 2005 के बाद से ही खराब है सिचुएशन वहां पे। क्योंकि एक तो क्या हो गया कि वहां पर पावर रिजीम का बहुत बड़ा पंगा हो गया है, उसके साथ साथ वहां पर पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत ज्यादा है, ठीक है। वहां पर जो है बलूचिस्तान की डिमांड को लेकर के ईरान में बहुत ज्यादा इश्यूज रहते हैं। बलूचिस्तान वाले रीजन में काफी डिस्टर्बेंस है, कई सारे रीजन्स में ऐसे डिस्टर्बेंस है, सिविल वॉर वाली सिचुएशंस रहती है, जिसको वहां की रिजीम जो है वो पावर से प्रेस करना चाहती है। तो वो सब इश्यूज थे ईरान के, तो इसलिए इकोनॉमी उनकी काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी। अब इकोनॉमी को हेल्प करने के लिए $20 बिलियन का ये जो ट्रेड हुआ रशिया के साथ में, उस टाइम पर 2014 के टाइम पर ईरान के लिए बहुत बड़ी हेल्प थी। अब इसके बाद क्या हुआ कि अब ईरान और रशिया की दोस्ती और ज्यादा एक स्टेप आगे चली गई, जब दोनों कंट्रीज जो है ना वो सीरिया में एक दूसरे को सपोर्ट कर किया। अब देखो, आप सबको पता है कि सीरिया में जो है वो यूएस यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व था, यूएस की फोर्सेस यहाँ पर इन्वॉल्व थी। यूएस की फोर्सेस असद रिजीम को गिरानी चाहती है, असद यहाँ के लीडर है। लेकिन ईरान जो है, ईरान ने असद रजीम को सपोर्ट किया, और ईरान के साथ साथ रशिया ने भी असद रजीम को सपोर्ट किया, और ये लड़ाई अभी भी चल रही है। और तब से जीत यहां पर कैसे हुई ईरान और रशिया की, यूएसए ने अपनी ट्रूप्स को वापस बुलाया, और जैसे ही यूएस ने अपनी ट्रूप्स को वापस बुलाया, वैसे ही ईरान और रशिया दोनों को जीत महसूस हुई, और दोनों कंट्रीज में नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ गई, और इसलिए इनके जो रिलेशंस हैं और ज्यादा डीपेन हो गए। तो अब इसी तरीके से ईरान, रशिया और चाइना ने धीरे धीरे करके अपना एक पावर ब्लॉक बनाया, जहां इन्होंने अपने अपने रीजन्स में यूएसए को काउंटर किया। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आपको पता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ही, देखो चाइना के पास एक ही रामबाण इनिशिएटिव है, वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके तहत उसने बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। आपको पता है पाकिस्तान में भी गवादर पोर्ट बनाया। उसी तरीके से ईरान में दोनों ऑयल फील्ड, यानी कि अजदेगान ऑयल फील्ड और मस्जिद सुलेमान ऑयल फील्ड, मस्जिद सुलेमान और अजदेगान ऑयल फील्ड, दोनों को डेवलप किया चाइनीज कंपनीज ने। चाइनीज कंपनी यहां पर सेटअप की, दोनों ऑयल फील्ड्स को डेवलप किया, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स यहां पर दिए ईरान को, इस पूरे एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए। कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी यहां पर शुरू किए।
अब इसका पीछे का रीजन क्या है? चाइना को इसके बदले में क्या मिलेगा? सिंपल है, चाइना को इसके बदले में इकोनॉमिक कॉरिडोर मिलेगा जो कि वो ईरान से लेकर के पूरा रीजन में जाने वाला है। तो उसके लिए वो इसको डेवलप करना चाहता है और इसके थ्रू अब ईरान के थ्रू वो पर्शियन गल्फ में भी अपनी प्रेजेंस रखना चाहता है चाइना। उसकी वजह से भी ईरान में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इस तरीके से चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है ईरान के अंदर में। रशिया ने भी ट्रेड करा है ईरान से। देखो अब 2022 के बाद से ना जो ट्रेड 20 बिलियन डॉलर का हुआ था ना, मैंने आपको दिखाया था आगे, ये 20 बिलियन का ट्रेड अभी आप एट प्रेजेंट देखोगे तो ये 4 बिलियन डॉलर्स का ही ट्रेड है, क्योंकि 2022 में कई सारे सैंक्शंस लग गए हैं रशिया के ऊपर और ईरान के ऊपर भी सिमिलरली सैंक्शंस लगे हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत हो रही है ये सारी चीजों को, तो इसलिए ट्रेड अभी घट गया है। बट ये 20 बिलियन डॉलर बहुत बड़ा अमाउंट था उस टाइम के लिए और ये चलता रहा कुछ टाइम तक, 2021 तक चलता रहा। ठीक उसी तरीके से अब जब यहाँ पर ट्रेड घटा है तो चाइना ने काफी ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है ईरान के अंदर में। तो इस तरीके से तीनों कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। तो इस तरीके से चाइना, ईरान और रशिया ने एक अपना पावर ब्लॉक बना रखा है और वो अपने अपने एरिया में यूएसए को एनकाउंटर कर रहे हैं। और अभी पिछले कुछ सालों में जो गलत डिसीजंस रहे हैं यूएसए के, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह मान करके, जैसे चाहे वो अफगानिस्तान का डिसीजन हो गया, अफगानिस्तान में यूएस ने गलती कर दी, इराक में गलती की, सीरिया में गलती की, ऐसे ही बहुत सारे रीजन्स में यूएसए ने गलती करी है, जिसको एक अपॉर्चुनिटी मान करके इन तीनों कंट्रीज ने अपने बेस्ट के लिए बनाया है। और आप देखो यूएसए को तो ये भी घमंड था कि रशिया जो है वो कुछ घंटों में जो है बिल्कुल गिर जाएगा, उसकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। वहां पर भी उसको चाइना ने बहुत बड़ा हेल्प कर दिया और इसकी वजह से ये रशिया जो है अभी तक यूक्रेन पर कब्जा जमाए हुए है, लड़े जा रहा है और ये वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और खत्म अब कुछ टाइम में हो भी जाएगा और पूरा यूक्रेन पर कब्जा कर चुका होगा रशिया। तो वहां पर भी यूक्रेन के मामले में भी यूएसए से एक गलती हो गई, जहां पर उन्होंने अपने वेपन्स और फंड्स दोनों यूक्रेन को देना स्टॉप कर दिया है या बहुत स्लो कर दिया है, जिसकी वजह से वहां पर भी उनका कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। तो ये सारी गलतियों की वजह से ये एक पूरा पावर ब्लॉक खड़ा हो गया है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन जियोपॉलिटिक्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।